हेलो एवरीवन, दिस इज दिशा चौधरी फ्रॉम स्टडी सर्कल क्लासेस। और आज मैं आई हूँ लेकर के अगला लेक्चर जो कि हमारा है साइटोकाइनेसिस पर। तो हमने किया था एम फेज। एम फेज में दो फेजेस आते हैं। पहला है कैरियोकाइनेसिस एंड द नेक्स्ट इज साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मतलब कि डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। कैरियोकाइनेसिस 4 स्टेजेस में कंप्लीट होता है, जिसे हम पी मैट के नाम से जानते हैं। पी मतलब प्रोफेज, एम मतलब मेटाफेज, ए मतलब एनाफेज and the T, the end phase, that is telophase. So telophase जैसे ही एंड होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन खत्म हो जाता है और साइटोप्लाज्म का डिवीजन शुरू हो जाता है, यानी कि साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो जाती है। तो साइटोकाइनेसिस है क्या? साइटो जो कि काइटोज वर्ड से बना हुआ है, काइटोज जिसका मतलब है सेल और होलो, एंड काइनेसिस, काइनेसिस का मतलब होता है मूवमेंट। यानी कि साइटोकाइनेसिस क्या है? साइटोकाइनेसिस है बेटा डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। जब साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, क्योंकि न्यूक्लियस तो पहले ही डिवाइड हो चुका है, तो अब जो है वो साइटोप्लाज्म का डिवाइड होना है। सो साइटोप्लाज्म जब डिवाइड होता है तो इसे हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। ये जो फेज है बेटा, ये मार्क करता है एंड ऑफ सेल डिवीजन को। Mitosis is not only concerned with the division of the nucleus, but it is also concerned with the division of cytoplasm. ठीक है, न्यूक्लियस का डिवाइड होना ठीक है, सिर्फ न्यूक्लियस के डिवाइड होने से ही थोड़ी ना माइटोसिस होती है। माइटोसिस में न्यूक्लियस के डिवाइड होने के साथ साथ साइटोप्लाज्म का डिवाइड होना भी बहुत जरूरी है, और वो जो डिवीजन है वो साइटोकाइनेसिस के दौरान होती है आफ्टर कैरियोकाइनेसिस। अब जैसे ही साइटोकाइनेसिस कंप्लीट होगी, जो पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल वो डिवाइड हो जाएगा दो डॉटर सेल्स में, और उसका जो कंटेंट है, न्यूक्लियस तो पहले ही डिवाइड हो चुका था, अभी साइटोप्लाज्म भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। और जैसे ही साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, दो डॉटर सेल्स फॉर्म हो जाएंगी। कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होती। ठीक है, तो इन ऑर्गेनिजम्स में होता क्या है भाई, कि जो न्यूक्लियस का डिवीजन है वो तो होता है, बट साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होता। इस वजह से क्या होता है कि एक ही सेल के अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, और इस कंडीशन को हम कहते हैं सिंकाइटियम। यानी कि एक सिंगल सेल containing large number of nuclei, containing large number of nuclei, यानी कि कैरियोकाइनेसिस तो हुई, बट उसके बाद साइटोकाइनेसिस नहीं हुई। तो एक ही सेल के अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं भाई, साइटोकाइनेसिस क्या सभी सेल्स में एक ही तरीके से होती है? सो इसका आंसर है नो। साइटोकाइनेसिस सभी सेल्स में एक ही तरीके से नहीं होती। ये एनिमल सेल में, प्लांट सेल में डिफरेंटली परफॉर्म होती है, डिफरेंटली आकर होती है। तो सबसे पहले हम लेकर चलते हैं एनिमल सेल को। सो एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस इज अचीव्ड बाय सेल फ्यूरो, और हम इसको कह देते हैं क्लीवेज फ्यूरो। ठीक है, जो कि ये जो फ्यूरो है, ये जो क्लीवेज है, ये कहाँ पर अपीयर होता है, ये आपने याद रखना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ठीक है, जो फ्यूरो है वो कहाँ पर हो रहा है? इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब क्या होता है, ये सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, धीरे धीरे ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये पेरीफेरी से डीप होना शुरू हो जाती है,
और ये डीप होते 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 सेंटर की तरफ जाती है, यानी कि इट मूव्स सेंट्रीपिटली, इट मूव्स सेंट्रीपिटली, यानी कि पेरीफ्री से सेंटर की तरफ। ठीक है, क्या हुआ, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसमें डीपनिंग हुई, ठीक है, ग्रूव क्रिएट हो गया। अब ये ग्रूव जो है धीरे धीरे डीप होते होते सेंटर की तरफ जा रहा है, सेंटर की तरफ मूव कर रहा है, और वहां पर जाकर के ये ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, ज्वाइन हो जाना है। अब साइटोप्लाज्म जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। ये जो कॉन्स्ट्रिक्शन थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ये फर्दर डीप होते होते फाइनली ज्वाइन हो गई, और ज्वाइन होने के बाद इसने एक एनिमल सेल को दो एनिमल सेल में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। दिस इज साइटोकाइनेसिस बाय फ्यूरोइंग इन अ एनिमल सेल। ठीक है, लेकिन यही प्लांट सेल में फ्यूरो मेथड से नहीं होता। प्लांट सेल में जो साइटोकाइनेसिस है, इट इज अचीव्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट। ठीक है, यहाँ पर कौन सा मेथड एप्लीकेबल होता है, दैट इज सेल प्लेट मेथड। ठीक है, क्या होता है बेटा जी, यहाँ पर फ्रेगमोप्लास्ट फॉर्मेशन होता है। अब आप कहोगे कि मैम फ्रेगमोप्लास्ट क्या होता है, सो लेट मी एक्सप्लेन। सेल प्लेट मेथड में क्या होता है बेटा जी, फ्रेगमोप्लास्ट फॉर्म होता है। ठीक है, किससे होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स से। प्लांट सेल्स में जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है, वो इक्वेटर पर अरेंज हो जाते हैं, इक्वेटर पर एक्यूमुलेट हो जाते हैं। ठीक है, और अब वो ज्वाइन होकर के ग्रो होने लगते हैं। तो ये जो ग्रोइंग सेल प्लेट आपको दिखाई दे रही है, जो कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स के एक्यूमुलेट होने से बनी है, इसी को हम कहते हैं फ्रेगमोप्लास्ट। ये फ्रेगमोप्लास्ट एक्चुअली बनता कहाँ है, इक्वेटर पर बनता है। और अब यहाँ पर क्या होता है कि ये सेंटर से पेरिफेरी की तरफ जाने लगता है, यानी कि यहाँ पर जो डायरेक्शन है दैट इज सेंट्रीफ्यूगली, सेंटर से पेरिफेरी की तरफ। ठीक है, अब आप जानते हैं बेटा कि प्लांट सेल जो है उसके चारों तरफ सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है। सो इसीलिए यहाँ पर साइटोकाइनेसिस डिफरेंट मैकेनिज्म से होती है। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई एनिमल सेल में क्यों सेल फ्यूरो से होता है, प्लांट सेल में क्यों सेल प्लेट से होता है। तो इसका रीजन है कि प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, इस वजह से दोनों में डिफरेंट तरीके से होता है, क्योंकि एनिमल सेल में ये सेल वॉल नहीं होती है। तो सेल प्लेट स्टार्ट कहाँ से हुई, सेंटर से हुई। कहाँ से स्टार्ट हुई बेटा जी, सेंटर से हुई, और मूव कर रही है ये ग्रो करते हुए पेरिफेरी की तरफ, आउटवर्ड की तरफ, और फिर यहाँ पर आकर के ये लेटरल वॉल के साथ मिल जाती है। सेंटर की तरफ से आ रही है और धीरे धीरे ये लेटरल वॉल की तरफ क्या करेगी, मिल जाएगी। ठीक है, सो इस तरीके से ये एक सेल को दो सेल में डिवाइड कर देती है। ये जो सेल प्लेट यहाँ पर क्रिएट हुई है, ये बाद में किसमें डेवलप हो जाता है, ये जो सेल प्लेट थी ये डेवलप हो जाती है मिडिल लैमेला में। ठीक है, इसमें डेवलप हो जाती है, मिडिल लैमेला में ये डेवलप हो जाती है। सो साइटोकाइनेसिस के दौरान आपने देखा कि जो ऑर्गेनेलीज होते हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, लाइक प्लास्टिड्स, ये सभी भी डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं डॉटर सेल्स के अंदर। और आपने कुछ ऑर्गेनिजम्स में मैंने आपको बताया कि भाई कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस परफॉर्म नहीं होती, जिस वजह से सिंकाइटियल कंडीशन क्रिएट हो जाती है, जैसे कि लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट, या फिर हम कह सकते हैं कुछ फंजाई के अंदर भी ऐसा होता है। और आपकी जो स्केलेटल मसल्स हैं वो भी सिंकाइटियल होती हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन वहां पर होती है। सो हमने देखा भाई साइटोकाइनेसिस प्लांट सेल में हो रही थी सेल प्लेट मेथड से, एनिमल सेल में हो रही थी सेल फ्यूरो मेथड से। ठीक है, प्लांट सेल में वो सेंटर से लेटरल वॉल्स की तरफ जाती है और टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर देती है, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल डायरेक्शन में, एंड एनिमल सेल में सेंट्रीपिटल डायरेक्शन में हो रही थी।
अब माइटोसिस को अगर हम एक बार ओवरऑल स्टेप्स को देखें तो सबसे पहले इंटरफेज में चलते हैं, ठीक है। इंटरफेज में हम इंटरफेज में चलते हैं। इंटरफेज में सबसे पहले हमारा G1 फेज के बाद हमारा S फेज एंड S फेज के बाद हमारा G2 फेज आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले G1 फिर S फिर G2 फेज। G1 में क्या हुआ था, मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेलीज जो है वो कॉपी हुए थे, उनकी डुप्लीकेट कॉपीज बन चुकी थी। और क्या हुआ था, सेल ग्रो हुआ था। एस में क्या हुआ था, डीएनए की सिंथेसिस हुई थी एंड सेंट्रियोल्स का डुप्लीकेशन हुआ था। G2 में माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एंड गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इनका डुप्लीकेशन हुआ था, ठीक है। सेल की ग्रोथ हुई थी फर्दर और इसके बाद सेल जो है वो एंटर कर जाता है एम फेज में। एम फेज अब डिस्ट्रीब्यूटेड है दो फेजेस में, फर्स्ट इज कैरियोकाइनेसिस एंड द नेक्स्ट इज साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में डिवीजन होता है न्यूक्लियस का एंड साइटोकाइनेसिस में डिवीजन होता है साइटोप्लाज्म का। कैरियोकाइनेसिस फर्दर डिवाइडेड होती है 4 स्टेजेस में, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। इसके बाद परफॉर्म होती है साइटोकाइनेसिस, यानी कि डिवीजन हो जाता है साइटोप्लाज्म का। प्रोफेज में आपने देखा कि क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंस होने लगता है, उसका कंडेंसेशन हो जाता है, उसका वो अनटेंगल्ड हो जाता है, डीएनए क्रोमोसोम में कन्वर्ट होने लग जाता है क्रोमैटिन कंडेंस होकर के, ठीक है। सेंट्रियोल्स जो हैं वो मूव टुवर्ड्स द पोल एंड ये जो न्यूक्लियर एनवेलप आपको दिखाई दे रहा है ये डिसअपीयर हो जाएगा, सेल ऑर्गेनेलीज जो हैं वो डिसअपीयर हो जाएंगी। इसके बाद प्रो मेटाफेज यानी कि ट्रांजिशन स्टेज जो मेटाफेज से पहले और प्रोफेज के बाद आती है, जहां पर प्रोफेज जो है इसमें जितने भी इवेंट शुरू हुए थे वो सब कंप्लीट हो जाएंगे, इनकी कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाएगा, न्यूक्लियर एनवेलप और जो सेल ऑर्गेनेलीज है वो कंप्लीटली डिफॉर्म हो जाएंगी। इसके बाद सेल जो है वो एंटर कर जाता है मेटाफेज स्टेज में, जहां पर सेंट्रियोल से अराइज होंगे स्पिंडल्स एंड ये स्पिंडल्स अटैच हो जाते हैं काइनेटोकोर्स के साथ क्रोमोसोम पर और इन्हें अलाइन कर देते हैं इक्वेटोरियल प्लेट पर या मेटाफेज प्लेट पर, और इसको हम कहते हैं कंग्रेशन। इसके बाद एनाफेज में क्या होता है कि जो सेंट्रोमियर है वो स्प्लिट हो जाता है और इसके स्प्लिट होते ही क्रोमोसोम ब्रेक हो जाता है टू सिस्टर क्रोमैटिड्स में, और अब ये जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं ये मूव करते हैं टुवर्ड्स द पोल एंड एट द लास्ट इन द टीलोफेज जो न्यूक्लियस है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है, पोल्स की तरफ है, और क्या होगा, न्यूक्लियर एनवेलप रीफॉर्म हो जाएगा, क्रोमैटिन मटेरियल फिर से फॉर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो क्रोमोसोम था उसका डीकंडेंसेशन हो जाएगा, ठीक है, उसकी अनकॉइलिंग होने लग जाएगी। इसके बाद क्या होगा कि जो सेल ऑर्गेनेलीज डिसअपीयर हुए थे प्रोफेज में वो फिर से रीअपीयर हो जाएंगे और इसके बाद साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाएगा और एक सेल कन्वर्ट हो जाएगा 2 डॉटर सेल्स में। फायदे क्या है माइटोसिस के? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस? ये आइडेंटिकल जीनोम वाले डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है, और क्रोमोसोम के नंबर को मेंटेन करता है, यानी कि ये इक्वेशनल डिवीजन है। तो पेरेंट सेल में और में जो क्रोमोसोम्स हैं और डॉटर सेल्स में जो क्रोमोसोम्स हैं माइटोसिस की वजह से वो सेम रहते हैं। ये किस में होती है? जनरली सोमैटिक सेल्स में होती है, ठीक है। आपकी जो ग्रोथ होती है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, या हम बात करें जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं प्लांट्स में, उनमें जो ग्रोथ हो रही है वो जो ग्रोथ थ्रू आउट लाइफ होती है वो सभी माइटोसिस की वजह से है, बिकॉज यहाँ पर क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है। और ये क्या करता है, ये न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के रेशियो को रिस्टोर कर लेता है जो सेल की ग्रोथ की वजह से डिस्टर्ब हो चुका था, ठीक है। और ये क्या करता है, मान लो आपको कहीं चोट लग गई है, डैमेज हो गया है, तो सेल की रिपेयरिंग माइटोसिस से होती है, सेल की रिप्लेसमेंट माइटोसिस से होती है, ठीक है। सो ग्रोथ में, मेंटेनेंस ऑफ सेल साइज में, मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर, रिपेयरिंग, रिप्रोडक्शन एंड हीलिंग एंड रीजेनरेशन, these all are the significance of mitosis। तो ये लेक्चर हमारा यहीं खत्म होता है। इसके बाद हम हमारा नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करेंगे ऑन योर डिमांड,
ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके से हम आपके लिए वीडियोस बनाते रहें तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट।